गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे। इसमें हम कल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की स्टडी की 2/8/1832। आज यहाँ पर एक नया हेडिंग लेते हैं जिसको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आप सभी को आती है। आइसोटॉप्स का मीनिंग होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। एलिमेंट के ऐसे ग्रुप या स्पीशीज जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होंगे बट एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन 1 यह हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटॉप है। प्रोटियम इसका नाम है, पी से कभी कभी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड H12 ये हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटॉप है और इसको हम बोलते हैं हेवी आइसोटॉप्स। यह हाइड्रोजन का हेवी आइसोटॉप है। इसको ड्यूटेरियम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं या डायरेक्ट H सिंबल से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड आइसोटॉप होता है H13 ट्रिटियम P से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। कौन सा आइसोटॉप से? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। अल्फा बीटा गामा को ये रेस को रिलीज करता है ऑटोमेटिक। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप से, इनमें देखिए एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर लिखने का पैटर्न क्या है? डाउन साइड। एटॉमिक मास को लिखने का तरीका क्या है? एलिमेंट के अपर साइड। यहां से ये इनके तीनों नाम हुए। अब इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करें। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो डिटेल क्या होगी? एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, इसमें 1 और इसमें 0। हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटॉप है उसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू 0 है। केवल इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और सर्कुलर ऑर्बिट्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये है हेवी आइसोटॉप से ड्यूटेरियम। इसमें इलेक्ट्रॉन 1 तो प्रोटॉन भी 1 क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम। बट 2 - 1 ये फार्मूला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने का। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू द एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू द W - N एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो 2 - 1 मीन्स न्यूट्रॉन के नंबर क्या है? 1। इसमें चलिए एटॉमिक नंबर 1 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 1 इक्वल टू ईच अदर 3 - 1 2। तो यहाँ ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन है उसके न्यूक्लियस के अंदर। तो आइसोटॉप्स का मीनिंग क्या है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स के जितने भी डिस्कवर एलिमेंट है सभी के आइसोटॉप्स होते हैं। और दूसरा एग्जांपल क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737, ये भी एक आइसोटॉप्स का एग्जांपल है। ऑक्सीजन के भी आइसोटॉप्स होते हैं, नाइट्रोजन के भी, सभी एलिमेंट के, कार्बन के भी आइसोटॉप्स होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या है? 17। तो प्रोटॉन के नंबर क्या है? 17 बट न्यूट्रॉन नंबर 35 - 17। ये क्लोरीन के फर्स्ट आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, इसमें भी इसी तरह इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन 17 बट न्यूट्रॉन 37 -
70, 20, ये भी आइसोटॉप्स का एग्जांपल है। अब नेचर में जो हमको आइसोटॉप्स ऑब्टेन होते हैं वो एक्चुअली मिक्सचर होंगे। क्या होते हैं? मिक्सचर। इन मिक्सचर में एक एवरेज एटॉमिक मास होता है। क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास। उसको कैलकुलेट करने का एक अलग तरीका है। पहले हम ये दोनों एग्जांपल को नोट करेंगे और फिर आइसोटॉप्स में एवरेज एटॉमिक मास किस तरह कैलकुलेट करते हैं उसको समझेंगे। तो पहले नोट करिए आइसोटॉप्स। अब हम आइसोटॉप्स के अंदर एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आइसोटॉप्स एक्चुअली क्या है, कोई भी एलिमेंट हमको नेचर में ऑब्टेन होता है वो आइसोटॉप्स का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर हम आइसोटॉप्स का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे एवरेज एटॉमिक मास, इसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम जिस एटॉमिक मास को यूज करते हैं कहीं भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, जहां भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है और हम जो एटॉमिक मास यूज करते हैं वो एक्चुअली एवरेज एटॉमिक मास ही होता है। जैसे क्लोरीन के लिए एटॉमिक नंबर तो 17 यूज करते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर 17 है, बट एटॉमिक मास कितना यूज करते हैं? इतना ग्राम। एटॉमिक मास ग्राम में रिप्रेजेंट होता है। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास, या इसको सीधा बोलेंगे एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 ग्राम। और ये हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या कोई वैल्यू सॉल्व करते हैं या जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो यही वैल्यू यूज करते हैं। जबकि अभी तो हमने दो अलग क्लोरीन लिखी, एक को 35 लिखा, एक को 37। तो ये आया कहां से? ये एवरेज एटॉमिक मास है। और नेचर में जो हमको क्लोरीन ऑब्टेन होती है वो इस मास की ऑब्टेन होती है, क्योंकि वो एक्चुअली आइसोटॉप्स का मिक्सचर है। क्लोरीन 17, 35 एंड क्लोरीन 17, 37। क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स है और इन आइसोटॉप्स का मिक्सचर नेचर में ऑब्टेन होता है। तो ये कितना परसेंट है? ये नेचर में मींस उस आइसोटॉप्स का जो मिक्सचर है उसमें ये 35 वाली 75% है और ये कितना परसेंट है? 25%। इसका मिक्सचर हमको ऑब्टेन होता है, इसीलिए इसका एवरेज एटॉमिक मास ये आएगा। ना तो 37 यूज कर सकते, ना ही 35। पता कैसे किया? ये फार्मूला, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। ये फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें अगर आइसोटॉप्स दो है तो फार्मूला m1 m2 बन जाएगा। 3 है तो m1 प्लस m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। m1 क्या है? m1 फर्स्ट आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास है, जिसको हम यहाँ 35 कंसीडर करें। नंबर 2 m2 एवरेज एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास, ये 37। x1 x2 परसेंटेज रेशो इन द मिक्सचर, ये 75। पहले इसको चेंज कर लें। 75 का मतलब क्या होगा? 75 by 100, 3/4, 25%, 25 upon 100, 1/4। इस तरह ये हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज रेशो कैलकुलेट कर लिया। जब हम परसेंटेज रेशो कैलकुलेट करेंगे तो ये x1 x2 हुआ, ये x1 है और ये x2, दोनों की वैल्यू पुट अप करेंगे, आएगा एवरेज
एटॉमिक मास इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है 35 ग्राम इनटू x1 क्या है हमने डायरेक्ट यहाँ कैलकुलेट कर लिया 75% मतलब 3/4 प्लस m2 क्या है 37 इंटू 1/4 अपॉन अरे अपॉन तो 1 होगा ना 3/4 प्लस 1/4 तो ये तो टोटल 1 हो गया ना 100% मतलब चलिए इसको सॉल्व करेंगे देखिए 35 का मल्टीप्लिकेशन 3 में करेंगे 105 प्लस 37 और ये 4 दोनों कॉमन है ये आंसर आएगा 142/4 ये आंसर आ जाएगा अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर बन जाएगा तो ये एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने की टेक्निक है एक चलिए इसको नोट करते हैं उसके पहले हम स्टडी करते हैं आइसोबार आइसोटॉप्स का अपोजिट आइसोबार होता है इसमें होता है एलिमेंट चेंज हो जाएगा एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे बट एटॉमिक मास सेम होंगे जैसे आर्गन 1840 एंड कैल्शियम 20 ये आर्गन एलिमेंट है कैल्शियम भी एलिमेंट है बट डिफरेंट एलिमेंट है क्योंकि सेम एलिमेंट में एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे ना और यहाँ हमको एटॉमिक नंबर क्या लाना है डिफरेंट उसको आइसोबार बोलते हैं मींस उसमें सेम एटॉमिक मास होगा तो आइसोबार की डेफिनेशन क्या हुई सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आइसोटॉप्स की डेफिनेशन आपके पास नोट है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता कर लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन 18 तो प्रोटॉन भी 18 और न्यूट्रॉन का फार्मूला है W माइनस n एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इसके इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन 20 ये आइसोबार का एक एग्जांपल और आइसोबार की डेफिनेशन तीसरी पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अब न्यूट्रॉन कहाँ है न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में मतलब वो स्पेसिफिक वो ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके न्यूट्रॉन के नंबर सेम हो अब न्यूट्रॉन के नंबर सेम कब होंगे जब हम एटॉमिक नंबर करें तो नंबर सेम आना चाहिए वही न्यूट्रॉन का नंबर है जैसे सिलिकॉन 1430 फास्फोरस 1531 सल्फर 1632 ये एलिमेंट के पेयर आइसोटोन्स के एग्जांपल इनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से माइनस करिए 30 माइनस तीनों में न्यूट्रॉन के नंबर सेम है इसलिए हम इसको बोलते हैं आइसोटोन्स अब बोर्ड पर से सारी स्टोरी नोट करेंगे और इसके बाद नई कोई स्टोरी सुनेंगे नोट करिए अब यहां पर आता है आइसोटोन्स के बाद आइसोडाई एफर्स आइसोडाई एफर्स का मतलब होता है आइसो का मतलब होता है सेम जहां भी आइसो लिखा हो समझ लीजिए वो सेम आइसो डाई एफर्स स्पेलिंग बोर्ड पर देखिए आइसोडाई एफर्स का मतलब होता है कि A -2Z और सेम ठीक है अब A क्या है A एटॉमिक मास यहां A से उसका जो टोटल एटॉमिक मास है वो है और 2Z यहां Z का मतलब है
न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, सीधी बात मान लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, या सीधा मतलब एटॉमिक नंबर, क्योंकि जेड के कई मतलब होते हैं। जेड का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन के नंबर। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन के नंबर भी वही है। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं। इसमें a-2z की वैल्यू सेम होगी, तो पहला एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम 19। कभी कभी ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको एग्जाम में, ये एटॉमिक नंबर इधर लिखा है, एटॉमिक मास ऐसे उसके अपोजिट ऊपर लिखा होता है, तो एक ही बात है। एंड फ्लोरीन 90। देखते हैं ये इसका एग्जांपल बनता है। देखिए ये ए है, ए का मतलब फार्मूला ये रन करेंगे, फिर से लिख देगा a-2z इसमें लगाएंगे, तो ए क्या है 39 माइनस 2z, इसको डबल करेंगे 19 का डबल 38, इसका आंसर क्या है 1। उसमें भी यही आंसर आना चाहिए। ए क्या है 19 और इस 9 का डबल क्या है, ये आ गया। उसका कहने का मतलब है आइसोडाइएफियर्स का मतलब होता है जिसमें a-2z सेम हो, दोनों में एक आंसर है। और भी एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो, पहले डेफिनेशन लिखो फिर मैं दूसरा एग्जांपल आपको समझाता। लिखिए, समझ करके लिखिए क्या मीनिंग हुआ। आइसोडाइएफियर्स का मतलब होता है a-2z इक्वल टू सेम। दो एग्जांपल में बोर्ड पर और लिखा, आप उनको भी चेक करिए, इसको तो नोट करिए ही करिए। यूरेनियम 92 235 एंड थोरियम 90 231, इसमें भी लगेगा ये। एक एग्जांपल और है आपके पास, कॉपर 29 63 65 एंड क्रोमियम 24 55। इसमें भी आप अप्लाई करिए, आंसर हो सकता सेम आ जाए। मींस ये आइसोडाइएफियर के एग्जांपल सबसे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें आता है अगला आइसो स्टीयर्स। अगला हेडिंग लिखिए आइसो स्टीयर्स। आइसो स्टीयर्स में आता है, आइसो का मतलब सेम, स्टीयर्स। आइसो स्टीयर्स में सीधे सा मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर भी सेम होंगे और उसमें प्रेजेंट एटम के नंबर भी सेम होंगे, उसको बोलते हैं आइसो स्टीयर। जैसे N2CO, देखो इसमें एक कार्बन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन एटम है। कितना एटम है 2। नाइट्रोजन में भी कितने एटम है, तो एटम सेम है, सेम एटम्स एंड सेम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के नंबर भी सेम होना चाहिए। कैसे, एक नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो दो के पास कितने होंगे, 2 नाइट्रोजन के पास होंगे इलेक्ट्रॉन 14। इसमें देखिए एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, दोनों का टोटल करेंगे, ये हुआ 14। इस टाइप के पेयर को हम बोलते हैं आइसोस्टीयर्स। ठीक है, अब अगली बात करेंगे
ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल और समझा देता। कार्बन डाइऑक्साइड NN2O, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। कार्बन डाइऑक्साइड में देखो कार्बन एक ऑक्सीजन दो, 3 एटम, इसमें भी 3 एटम, 2 नाइट्रोजन का 1 ऑक्सीजन का। अब इलेक्ट्रॉन के नंबर काउंट करें। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, ऑक्सीजन एक में 8, 2 में 16, तो ये इलेक्ट्रॉन हुए 22, उसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन का 1 का 7, तो 2 के 14, 1 ऑक्सीजन ये आ गया 22 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के नंबर भी सेम होंगे और एटम के नंबर भी सेम होंगे, तब आइसोस्फीयर का एग्जांपल बने। आगे बढ़ते हैं। अगला आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन के नंबर। तो इसका एग्जांपल क्या बनेगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे स्पेसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हो, लेकिन इसके लिए आपको 2 एटम सेम नहीं, इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते। उसमें आपको या तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना पड़ेगा एटम के, या इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना पड़ेगा, तब वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का पेयर होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम 11 और मैग्नीशियम 11। मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12, और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। ठीक है। अब इसका डायग्राम क्या होगा? 2 8 1, और इसका डायग्राम क्या होगा? 2 8 2। आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन? मैग्नीशियम के पास 2, सोडियम के पास कितना? 1। अब ये 11 और ये 12 मैग्नीशियम का, ये एटॉमिक नंबर है। क्या है ये? एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर का न्यूट्रल एटम के केस में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 11। यही एटॉमिक नंबर होता है। जो प्रोटॉन के नंबर वो एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। और न्यूट्रल एटम है तो उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने? 11। ऐसे मैग्नीशियम में जाओगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। इसका मतलब इसके जेड मतलब प्रोटॉन का नंबर कितना है? 12, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 12। सेम नंबर में होते हैं न्यूट्रल एटम। अब क्या करें हम? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? इसकी पोजीशन ये होगी कि प्रोटॉन तो इसमें 11 है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, वहां से एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिलीज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। बट प्रोटॉन अभी भी कितने? प्रोटॉन तो अभी भी 11। क्या इंक्रीज हुआ? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। इसीलिए ये सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? +1 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा। When element loss of electron from their valency shell convert into positive ion, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जब अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा। ये हो गया। और जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना उस पर चार्ज होगा। सोडियम में सिंगल इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, +1, मींस इसकी पोजीशन क्या है? इसमें प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन 10 है। पॉजिटिव आयन इज फॉर्म लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब फॉर्मेशन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो बोलिए प्रोटॉन कितने हैं? अरे प्रोटॉन डज नॉट चेंज एनी टाइम, प्रोटॉन रिलीज नहीं होता, वो न्यूक्लियस में होता है, कांस्टेंट वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन 2 माइनस, यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन 10। क्या इंक्रीज हुआ? कौन सा चार्ज इंक्रीज हुआ? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। कितना इंक्रीज हुआ? 2। तो मैग्नीशियम को ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जितना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है उतना प्लस चार्ज होगा। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, जैसे ये क्लोरीन माइनस,
अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले ये देखें। इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं 9। तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे 9। ये एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए +1 = 10। क्या इंक्रीज हुआ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज। अब इन तीनों का कंपैरिजन करें, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक के पेयर है। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन 10। सोडियम पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन किया 10 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक गेन किया 10 इलेक्ट्रॉन। और मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 रिलीज किए और वो इनके जैसा बन गया 10 इलेक्ट्रॉन। इस टाइप के एलिमेंट के पेयर या स्पीशीज का नाम होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आर्गन 18। आर्गन के पास इलेक्ट्रॉन कितने 18 होते ही है उसके पास, तो ना तो उसने लूज किया ना गेन किया। और क्लोरीन माइनस, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, एक उसने गेन कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 18। कैल्शियम 20, कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन से 2 उसने रिलीज कर दिए। बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है रिमेनिंग 18। पॉजिटिव आयन तो माइनस करना पड़ेगा। पोटेशियम 19 +1, पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चला गया 18। इसके पास इलेक्ट्रॉन 18, इसके पास भी 18, इसने गेन किया सो 18 और इसने कोई गेन ना किया ना लूज किया, इसलिए 18। ये सब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक के पेयर है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ एटम या आयन, कोई सा भी हो इनको स्पीशीज बोलते हैं। तो लिखिए आइसो स्टीयर। सबसे पहले पहला वाला जो एग्जांपल है, अब कल वाली बात करेंगे, पुराने कंसेप्ट पर आ जाते हैं। कल हमने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन समझा, और इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन समझने के बाद कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया। जो आया वो अपने हिस्से का, जो समझ में ना आया वो शर्मा सर के हिस्से का। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने फिलअप करते हैं 2, सेकंड 8, थर्ड 18 और 32। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फर्स्ट ऑर्बिट को 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, सेकंड को 8, थर्ड 18 और 32। और वैलेंसी सेल का रूल क्या है, वैलेंसी सेल है फ्रॉम 1 to 8 इलेक्ट्रॉन ओनली। कभी भी वैलेंसी सेल में 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं करते, रूल ध्यान रखें। चलिए भाई, ये तो ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कल हमने समझा, प्रैक्टिस भी की। अब आज हम ऑर्बिट को आप क्या बोलते हैं, ऑर्बिट को आप बोलते हो सेल। आप क्या बोलते हो, दुनिया ही सब ऐसा बोलती है सेल। सेल के इनसाइड होते हैं सबसेल। सेल के इनसाइड क्या होते हैं, सेल के इनसाइड होते हैं सबसेल। ठीक है, तो आज हम सबसेल की बात करेंगे। ऑर्बिट सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट या सेल की डेफिनेशन। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ऑर्बिट का मीनिंग होता है सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता है उसको हम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट या सेल के इनसाइड सब सेल होते हैं, और सब सेल होते हैं 4। कौन कौन से, एक का नाम एस,
एस को हम बोलते हैं शार्प और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का रूल है। और दुनिया का कोई सा भी ऑर्बिट स्टार्ट हो, स्टार्ट फ्रॉम एस सबसे। क्लियर? कोई से भी ऑर्बिट स्टार्ट करेंगे हम एस सब सेल से ही आपको स्टार्टिंग देना है और उसकी मैक्सिमम रेंज 2 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। पी सबसे, स्पीकर अपना बंद करके रखिए, आवाज मत इसमें करिए। प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल, और इस पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम रेंज 6 इलेक्ट्रॉन। नंबर 3 डिफ्यूज्ड, ये 3rd नंबर का सबसेल जिसका नाम डी फॉर डिफ्यूज्ड, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का मैक्सिमम है। एफ फंडामेंटल, और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं 14 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। आप इनका टोटल करोगे तो आपको ये आ जाएगा 32, क्योंकि हमको किसी भी ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए सबसेल की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसेल कितने होते हैं? ओनली 4, एस पी डी एफ। याद रखिए सबसेल कितने टाइप के, अभी यहाँ पर 4 टाइप के सबसेल की स्टडी करेंगे, होते भी इतने ही हैं, एस पी डी एफ, और ये इनके इनिशियल वर्ड से यूज किया है जो मैंने बोर्ड पर आपको लिखा। अब मैक्सिमम और मिनिमम रेंज को समझ लीजिए। कोई सा भी ऑर्बिट होगा, स्टार्ट करते समय आपको एस सबसेल से स्टार्टिंग करना है। एक एग्जांपल समझाता, जैसे किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पहले डिजाइन करेंगे, फिर सबसेल में इलेक्ट्रॉन की एंट्री करेंगे। जैसे आपके पास है ब्रोमीन 35, इसके बारे में आपसे स्ट्रक्चर पूछा तो पहले स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, लास्ट 7। ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किस नाम से फेमस है? ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, लास्ट 7। यहाँ वैलेंसी सेल का ध्यान रखना। वैलेंसी सेल फ्रॉम 1 to 8 इलेक्ट्रॉन ओनली। वैलेंसी सेल कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिलअप नहीं करना है। तो ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है एज पर रूल। फर्स्ट ऑर्बिट की रेंज क्या होती है? 2, सेकंड की 8, थर्ड की 18, रिमेनिंग 7 जो फोर्थ सेल में है। अब आप तो क्वेश्चन करोगे, बोले सर फोर्थ सेल में तो आपने 32 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का बोला है। अरे इलेक्ट्रॉन ना होंगे तो 32 फिलअप थोड़े करेंगे। जितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वही नेक्स्ट ऑर्बिट को जंप होंगे। तो ये ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अब मैं सब सेल में एंट्री करूंगा इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इसकी बात करें। ये फर्स्ट ऑर्बिट को लिखने का तरीका है, ऑर्बिट का नंबर लिखते हैं 1 और स्टार्ट फ्रॉम एस सबसेल। एस सबसेल है, ध्यान रखिए, एस पी डी एफ ये चारों सबसेल है, ये सेल के इनसाइड होते हैं। एस ऑर्बिटल या एस सबसेल से एंट्री स्टार्ट होगी, इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं। ये 1s कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एस सबसेल को यूज करना, लेकिन लिखने का तरीका क्या है? ऑर्बिट को साइड में लिखेंगे, फिर सबसेल का नाम और उसके अपर साइड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल एस सबसेल की मैक्सिमम रेंज 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको स्टार्ट करें। ये कौन सा ऑर्बिट है? ये तो सेकंड है ना, तो इसको ऐसा लिखेंगे 2, बट स्टार्ट फ्रॉम एस सबसेल। आपको रूल समझाया है। आपको कोई सा भी ऑर्बिट हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एनी अदर, आपको एस सबसेल से स्टार्टिंग देना एस पर रूल। एस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे? 2s2। अभी आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन पी सबसेल यूज करिए, उसकी मैक्सिमम रेंज 6 है।
तो यहाँ क्या आ जाएगा 2p6, ये लिखने का तरीका है, ध्यान से समझ। अब थर्ड ऑर्बिट में कितने हैं? थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, क्या लिखेंगे? थर्ड ऑर्बिट मतलब 3, स्टार्ट फ्रॉम s सबसेल इलेक्ट्रॉन टू 3s2, फिर 3p6, s के बाद p आएगा, और अगर रिक्वायरमेंट है तो d भी आएगा, और यहाँ रिक्वायरमेंट है क्योंकि थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 3d10, ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। जब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान रखिए s p d तीनों सबसेल आएंगे। जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब समझिए s और p दोनों आएंगे, और जब केवल 2 इलेक्ट्रॉन है तो समझिए s आएगा, और जब 32 इलेक्ट्रॉन है तो s भी आएगा, p आएगा, d आएगा, और f सबसेल भी यूज होगा, तब 32 इलेक्ट्रॉन फिलअप। अभी हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन के फिलअप हो गए। अब नेक्स्ट ऑर्बिट को 7 इलेक्ट्रॉन हमको यहां से यूज करना है, एज पर रूल 4s2, s ऑर्बिटल में 2 जाएंगे, कोई सा भी ऑर्बिट हो, s सबसेल से स्टार्टिंग होगी, p में मैक्सिमम रेंज 6, अपने पास इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है 5, इसलिए यहाँ आएगा 4p5। ये स्टोरी खत्म हो गई, नोट करिए, पूरी स्टोरी को नोट करिए। अभी देखिए, अभी इसके पहले आपको थोड़ा सा समझाया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सराउंडिंग स्पेस ऑफ न्यूक्लियस इन सेल, ऑर्बिट्स के अंदर है। सेल के इनसाइड क्या होते हैं? सेल के इनसाइड होते हैं सब सेल, कितने? s p d f, ये चारों सब सेल है। इन सब सेल के इनसाइड क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। देखिए ये ऑर्बिट या सेल का मतलब सेम है। ऑर्बिट के इनसाइड सब सेल, या सेल के इनसाइड सब सेल। सब सेल के इनसाइड क्या है? ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इन्हीं के आगे हम डिजाइन बना के समझते हैं। ऑर्बिटल्स का रूल है, वन ऑर्बिटल have 2 electrons, ये रूल है। वन ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होता है ऐसे, जिसको हम बोलते हैं अपवर्ड एरो मींस क्लॉकवाइज, और दूसरा होता है डाउनवर्ड एरो, जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। लेकिन रूल क्या है? वन ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, जिसमें एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब एस सब सेल का रूल क्या है? एस सब सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके पास ऑर्बिटल कितना होगा? एक होगा ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एस के पास तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिटल उसका कितना होगा? सिंगल। अब ऑर्बिटल क्या होगा वो समझिए। ऑर्बिटल का मतलब होता है स्क्वायर डिजाइन, सर्कल भी होता है कभी कभी। जब सर्कल होगा तब सर्कल को समझाएंगे, अभी ये मतलब समझ लीजिए, ये जो स्क्वायर है ये ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। एस में कितने हैं? 2, तो ऐसे बनेगा 1 2, बस ये ऑर्बिटल का मतलब। इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करना तो इस तरह करेंगे। अब चलते हैं, ये ध्यान रखना रूल, वन ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली इन व्हिच वन इज क्लॉकवाइज देन अदर एंटी क्लॉकवाइज। पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? पी सब सेल, पी एक्चुअली सब सेल है, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल कितने हैं? अरे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सब सेल के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास ऑर्बिटल कितने होंगे? 3।
अब इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करते हैं समझ। 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना। फर्स्ट क्लॉकवाइज, पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है, ठीक। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो उसको तो जगह है ना यहाँ ऑर्बिटल में, तो वो आगे जाएगा, इससे पेयरिंग क्यों करेगा, तो ये यहाँ होगा सेम कहाँ है। थर्ड इलेक्ट्रॉन आया पी सब सेल में, तो वो तो आगे जाएगा ना, अभी तो जगह है ना उसको, ये आया थर्ड। अब तीनों ऑर्बिटल पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन, तीनों ऑर्बिटल फुलफिल हो चुके हैं। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो पेयरिंग करेगा क्योंकि आगे उसको ऑक्यूपाइड स्पेस नहीं है, तो ये यहाँ पेयरिंग करेगा। फोर्थ ध्यान रखिए, काउंटिंग भी इसी तरह होगी। इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये। सेकंड कौन सा है, ये नहीं है। सेकंड इलेक्ट्रॉन ये नहीं है, सेकंड ये, थर्ड ये है, फोर्थ ये एंटी क्लॉक, फिफ्थ और सिक्स्थ, इस तरह इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। अब ये किसने रूल बनाए, किसने रेगुलेशन बनाए कि हमको ऐसे फॉलो करना है, तो इनमें साइंटिस्ट के नाम आते हैं। उन साइंटिस्ट के नाम हम आज लिखेंगे, केवल उनकी डिस्कशन कल करेंगे। ये जो पैटर्न है कि इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज आएगा और क्लॉकवाइज ऑर्बिटल की फिलिंग होगी, जब ऑक्यूपाइड स्पेस खत्म हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा, ऐसा इसने बोला था। हुंस मल्टीपल लॉ, कौन सा लॉ है, हुंस मल्टीपल। अभी हम अपनी लैंग्वेज में स्टडी करेंगे, बाद में कल हम टेक्निकली जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है उसमें नोट करेंगे, और आपको स्टडी पैकेज सेंड किया है उसमें भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो हुंस मल्टीपल लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू हुंस मल्टीपल लॉ, इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, जब तक उसको ऑर्बिटल में स्पेस ऑक्यूपाइड होगा अनपेयर्ड रहेगा, और जैसे ही उसको ऑक्यूपाइड स्पेस खत्म हो जाएगा ऑर्बिटल में, तब वो पेयरिंग करता है। सिंगल क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ये हो गया। आगे चलते हैं, डी सब सेल। डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन का रूल है। अब 10 इलेक्ट्रॉन का रूल है तो ऑर्बिटल कितना चाहिए, अरे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते तो ऑर्बिटल 5 चाहिए ना, ये तो एलकेजी का स्टूडेंट खुद बता देगा। इस तरह 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे वो हुंस मल्टीपल 1 2 3 4 5, पांचों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होते हैं इनिशियली, और अब पेयरिंग होगी जब ऑक्यूपाइड स्पेस खत्म हो जाता है। 6 7 8 9 10, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है सब सेल में, तो 7 ऑर्बिटल होंगे। ये ऑर्बिटल, ये 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, initially clockwise, then anti-clockwise. 9 10 11 12 13 14, ये ऑर्बिटल की स्टोरी खत्म हुई। ए सब सेल है सिंगल ऑर्बिटल, पी सब सेल है 3 ऑर्बिटल, डी सब सेल 5 ऑर्बिटल, एंड एफ सब सेल है 7 ऑर्बिटल। अब इनके नाम है, क्योंकि भाई ये अकेला है तो अकेले का नाम तो कुछ भी रख लो, बट जब 3 मेंबर होंगे तो इनके 3 नेम्स होंगे। जैसे मान लीजिए किसी घर में एक ही मेंबर है, एक ही मुलगा है या सिंगल मुलगी, तो उसका तो कुछ भी नाम रख सकते, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन किसी के घर में 2 मेंबर है या 3 मेंबर है तो सबके नाम सेम रख देंगे। 3 स्टूडेंट, 3 बच्चे हैं एक ही घर में, रामलाल सबका नाम रख, पिताजी ने आवाज लगे रामलाल तो तीनों रामलाल आए, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। तो वहां नाम अलग अलग रखना पड़ता, एक का नाम रखा रामलाल, दूसरे का नाम रखा श्यामलाल, तीसरे का नाम रखा घनश्याम, ऐसे। तो यहाँ भी एस सब सेल में तो एक ही ऑर्बिटल है तो उसका कुछ भी नाम रख लो, बुरा नहीं मानेगा।
और साइंटिस्ट ने इसका नाम क्या रखा है? जीरो। अब बताओ एस सब सेल का नाम जीरो क्यों दे दिया? अरे जीरो इसलिए दिया कि मैथमेटिक्स जीरो से स्टार्ट है, इसलिए इसका नाम जीरो। दूसरी चीज, अब ये तीन है तो इन तीनों का नाम तो जीरो रख नहीं सकते, तीनों का नाम जीरो रख दिया तो फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे हो? कौन? तो मैथमेटिक्स का रूल अप्लाई करते हैं। सेंटर एक्सिस क्या होती है मैथमेटिक्स में? जीरो। इधर चलोगे तो क्या आएगा? माइनस। इधर चलोगे तो क्या आएगा? प्लस। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इस तरह मैथमेटिक्स में स्केल होती है, इसी को यहाँ यूज करते हैं। अब इसका नाम जीरो, सेंटर ऑर्बिटल जीरो, इसका नाम -1, इसका नाम +1। +1 में प्लस नहीं लगाते, 1 लिखते हैं मतलब वो +1। ठीक है, ये तीन ऑर्बिटल, तीनों के अलग अलग नाम, एक का नाम -1, इसका जीरो, फिर उसका +1। इसी तरह इसमें ये जीरो, जीरो के इधर क्या होगा? -2 -1 1 2। इसमें ये जीरो, -3 -2 -1 1 2 3। ये इनके मैथमेटिक्स में नेम है। ठीक है, तो नोट करिए ऑर्बिटल क्या होता है, ये आपको समझाया, इसको नोट करिए। एक इस टाइप के डायग्राम बना के मैं समझाऊंगा कुछ, फिर आपको प्रैक्टिस में दूंगा। कल आप डिजाइन बना करके लाइए, किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो फिर उसको डिस्कस करेंगे। हुंस मल्टीपल जो आया है आज, उसको हम कल नोट करेंगे, अभी उसको समझाएंगे। और आपको जो स्टडी पैकेज दिया उसकी रीडिंग लगाते हैं। जैसे क्लोरीन 70, इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 7, ये क्लोरीन का डायग्राम। पहले इसको बनाएंगे, क्या बनेगा? 1s2 कंप्लीट खत्म। इसको बनाएंगे 2s2 2p6 स्टोरी खत्म। इसको बनाएंगे 3s2 3p5। इलेक्ट्रॉन खत्म होगा, 17 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब डायग्राम डिजाइन करेंगे। ये 1s2 लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये 1s2 का डायग्राम। ये 2s2, ये 2p6 1 2 3 4 5 6, ये बन ये 3s2, ये 3p5 1 2 3 4 5, ये बन गया। क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। नए स्टूडेंट इसको नोट करिए, फिर मैं देता हूं यहाँ पर HW, लेकिन HW को ये जो है आपको खुद को स्टडी करना है। मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। आयोडीन 53, पोलिनियम 84, बिस्मथ 83, जर्मेनियम 32 and रेडॉन 86, क्रिप्टॉन 36। इन सबको आप डिजाइन करके ऑर्बिटल का जो डिजाइन है उसको आप डिजाइन करके